जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यस की सर शिक्षा रत्न में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जो कि आपका चैप्टर 2 है। अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है अम्ल, क्षार और लवण को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, एक बार अब इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। आइए दोस्तों, देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ही इफेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आए हैं। देखिए, कह रहा है कि Ca यानी कैल्शियम, O और Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, यानी इसका नाम क्या है। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ये है, तो आपको ये चीजें याद रखनी। ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कठोर जल को मृदुल करने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको कहते हैं धोने का सोडा, यानी Na2CO3 10H2O, ठीक है, जिसको धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडा होता है, ये जल को मृदुल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला जो आज का प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए समझते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता होगा। इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। चलिए, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। इसका सूत्र यहाँ पे देखिए, जैसे उष्मा, यहाँ पे देखिए 2NaHCO3 से अभिक्रिया करके, यानी जल इसको गर्म करने पर क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये आपका उत्सर्जित गैस होता है। ठीक है, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है आज का। कह रहा है, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, CaSO4 2H2O क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम बना देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा आप लोग। देखिए, अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। जो दो प्राकृतिक क्या है, संसूचक जो है, उनके नाम बताने हैं। तो पहला है लिटमस पत्र, दूसरा है हल्दी। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दो संश्लेषित ठीक है, संसूचकों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो इसका दो संश्लेषित संसूचक क्या है, तो एक मीथेल ऑरेंज है और एक फिनाफ्थलीन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी अम्ल क्या होता है, पदार्थ जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम गंधक सूचक कहते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, गंधक सूचक पदार्थ कहलाते हैं। चौथा जो प्रश्न है, कह रहा है कि अम्ल के, ठीक है, अवशिष्टों के साथ, यानी अम्ल के जो अवशिष्ट बचते हैं, ठीक है, के साथ धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम बताइए। तो चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें मिलता है, चूना पत्थर के रूप में मिलता है, खड़िया के रूप में मिलता है, संगमरमर के रूप में देखने को मिलता है। अगला छठवां प्रश्न क्या है, चूने के पानी, यानी जो चूना होता है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें जो जल प्राप्त होता है, इसमें 3 प्रश्न पूछेगा। पहला, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण देख लीजिए क्या है। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण Ca ब्रैकेट में H2O, ठीक है, Aq और प्लस CO2 यानी गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा से अभिक्रिया करके CaCO3S ब्रैकेट में S प्लस H2O, ठीक है, ये चीजें बनाती है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा कि इस सफेद अवक्षेप को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर क्या होता है? तो इसका तीसरे का उत्तर क्या है कि जल में विलयशील CaHCO3 ब्रैकेट के बाहर 2Aq प्राप्त किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न आज का। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहा जाए इसका प्रश्न देखिए, तो अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी एक दूसरे के क्या करते हैं? प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्षार और अम्ल प्लस लवण और जल, तो ये चीजें जो है आपके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आती हैं। ये अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न आज का आपके सामने है। देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या है? तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति पूछ रहा है। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, ठीक है। और वहीं 10वां प्रश्न कह रहा है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय की होती है, और अधात्विक की ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। यानी जो अधातु होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जो धात्विक होते हैं उनकी क्षारीय होती है, ठीक है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आइए समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर देखिए आपके सामने कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल और तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देते हैं, और इससे रखे पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो ये कारण है कि पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें जो है घर में जो अचार वगैरह बनाया जाता है, ये सारी चीजें उसमें नहीं रखी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, और एक उदाहरण देकर स्पष्ट समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। तो देखिए धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी धातु के साथ जब भी अम्ल क्रिया करेगा तो वहां अधिकतर केस में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे यहां पे देख पा रहे हैं आप 2HCl और प्लस Mg के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 और प्लस H2G यानी निकलता है। आगे देखिए इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, ठीक है। यानी ऐसा लगता है कि लाइट बुझ जाती है कि जलना जो है बंद हो रहा है, लेकिन पट पट करके वो चीजें जलती रहती हैं।
जैसे आप लोग हैप्पी बर्थडे में वो कैंडल जलाते हैं, जैसे फट फट की आवाज भी आती है और वो जलती रहती है, एक तरह से छुरछुरी की तरह। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं हम? तो इसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने पर यह क्षय कैसे हो जाता है और इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? और इनेमल किसका बना होता है? इसका मुंह में पीएच मान कितना होता है? यानी इनेमल के बारे में पूछ रहा है, जो दांतों में इनेमल होते हैं, वो चॉकलेट या मिठाई वगैरह खाने से उसमें क्षय यानी वो नष्ट कैसे होना शुरू हो जाते हैं, उसकी रोकथाम कैसे किया जा सकता है? ठीक है, इसका उपाय पूछ रहा है और पीएच मान पूछ रहा है। देखिए, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह के अवशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों की नम क्या है नमनीकरण निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम होता है, जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए भोजन के पश्चात मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। आगे देखिए, भोजन के पश्चात मुंह वगैरह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज छूट गई है। ठीक है, तो भोजन के पश्चात मुंह को अच्छे से साफ कर लेना, यानी एक तरह से ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए। अगला है, मांसपेशियों में, ठीक है, क्रैम्प क्यों होता है? आइए देखते हैं क्यों होते हैं। तो मांसपेशियों के लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। क्या होते हैं? क्रैम्प होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। ये क्या कह रहा है कि एक पदार्थ ए, ठीक है, वॉशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है। तो पदार्थ ए क्या है? पदार्थ ए के बारे में पूछ रहे हैं। तो पदार्थ ए सोडियम एसीटेट है। इस पदार्थ का अभिक्रिया निम्न है। जैसे देखिए, Na2CO3 के साथ में CH3COOH2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आपका CH3COONA प्लस CO2 प्लस HO बनाता है। देखिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर का की पानी से बनी पे पेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो प्लास्टर वगैरह होता है ना, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें पूछा इसका नाम क्या है? पहला प्रश्न इसमें पूछा इसका नाम क्या है, जो पेस्ट होता है उसका नाम क्या है? तो इस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी जो हाथ वगैरह जब टूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है कहीं पे, तो वहां पे प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर जब किया जाता है, उसको क्या, हड्डी को जोड़ने के लिए वहां पे प्लास्टर लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आपके घर में, पड़ोस में, आस पास में किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो वहां पे प्लास्टर किया, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जो पेस्ट लगाया जाता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। वहीं कोण दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 1/2H2O इसका सूत्र होता है, जो पेस्ट होता है, जो प्लास्टर में यूज किया जाता है। अगला तीसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है, इस पदार्थ के विशेष गुण बताइए। इस पदार्थ के विशेष गुण। तो इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि जल में मिलते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही जल के संपर्क में आएगा ये चीजें कठोर होने लगती है, वैसे पेस्ट के रूप में रहता है। अब जब जल इसे पानी लगा करके ऐसे इसको जब हाथों पे, जहाँ या फिर जहाँ पे हड्डी टूटी हुई होती है हाथ पैर पे, तो वहां पे चीजों को जल के संपर्क में लाकर जब उस पर लगाया जाता है लेप, तो धीरे धीरे वो चीजें
कठोर हो जाती है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि इस पदार्थ को आद्ररोही बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? आद्ररोही यानी आद्ररोही मतलब कहने का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे बर्तन जहां पे क्या हो, नमी ना हो। इस पदार्थ को आद्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आद्र वायु की अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। जिप्सम बना देगा तो चीजें उसी में कठोर हो जाएंगी और चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिएगा आप लोग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए आज का 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता, ठीक है, H2O और OH की प्रति इकाई आयतन की कमी होती है, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण का मतलब सीधा सा मतलब क्या है कि अम्ल और क्षार में जब अम्ल और क्षार के आयतन में जब कमी आएगी तो उसको ही हम क्या कहेंगे, यानी अम्ल और क्षार के आयतन की सांद्रता में जब कमी होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। अगला 19 नंबर प्रश्न क्या है? दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व लिखिए। यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, ये दो प्रश्न इसमें हम जानेंगे। भूमिका पूछेगा तब भी लिखेंगे, महत्व पूछेगा तब भी यही उत्तर लिखेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट ये देखिए, हमारा शरीर 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच मान, ठीक है, परास के बीच कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है, यानी फसल वहां पे नष्ट हो जाती है। अगला है कि हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर की हानि, जो उदर को क्या पहुंचाता, हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। तीसरा, यदि मुंह का पीएच मान 5.5 यानी 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय होता है, यानी दांत खराब होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, क्षय हो जाता है, हो जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है क्या कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसकी 3 उपयोग लिखिए। चलिए, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaO2 प्लस Cl2 से क्रिया करके CaOCl2 और H2O विरंजक चूर्ण बनता है। आइए उपयोग क्या है, 3 उपयोग कहा है, तो देखिए 3 उपयोग यहाँ पे। वस्त्र उद्योग सूती एवं लीनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। यानी जो आप देखते हैं लकड़ी उकड़ी जो फिनिशिंग वगैरह लाया जाता है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं पीने वाले जल यानी पीने का जो पानी होता है, जो आप पानी पीते हैं, पीने का जल जो है जल से मुक्त, पीने के जल से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, यानी जो पीने वाले जल होते हैं उनसे रोगों को दूर करने के लिए भी ये चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। ये चीजें क्या की जाती हैं, ये चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है। लिटमस जो पत्र होता है वो कहां से प्राप्त होता है, ये चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। तो यह थेलोफाइटा समूह के लचीले पौधे से प्राप्त किया, किससे, थेलोफाइटा समूह के लचीले पौधों से जो है प्राप्त किया जाता है। अगला है
तीन प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताइए जो अम्ल और क्षार में उपस्थिति की को सूचित करते हैं। यानी तीन ऐसे पदार्थ के नाम बताने हैं जिसमें अम्ल भी हो और क्षार दोनों विद्यमान होते हैं। तो एक तो हल्दी हो गया, दूसरा लिटमस पत्र हो गया, तीसरा जो है आपका लाल बंद गोभी। तो तीन चीजें, हल्दी, ठीक है, लिटमस पत्र और लाल बंद गोभी, ये तीनों जो हैं जहां पे अम्ल और क्षार दोनों ही विद्यमान आपके होते हैं। चलिए आज का 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए। 23 नंबर का प्रश्न ये कह रहा कि अम्ल और क्षार के दो दो रासायनिक गुण बताइए। तो देखिए अम्ल और क्षार के दो दो रासायनिक गुण बताने हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण पहले देख लीजिए, उसके बाद क्षार का देखेंगे। अम्ल, यह जल के साथ, ठीक है, H प्लस आयन देता है। यहाँ H गुणे हो गया, H प्लस आयन देता है। अम्ल के साथ क्या देता है? H प्लस आयन देता है। अम्ल के साथ H प्लस आयन देता है। दूसरा है अम्ल धातु, ठीक है, यानी ये क्या है, जल के साथ H प्लस आयन देगा अम्ल, और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। चलिए क्षार के गुण देख लेते हैं। क्षार के भी दो गुण, क्षार के दो गुण क्या हैं? पहला गुण, यह जल के साथ, ठीक है, OH आयन देता है, OH आयन देता है, ठीक है, और क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? क्योंकि जबकि वर्षा क्या होता है? जल होता है। आइए देखिए, आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि उसमें H प्लस आयन नहीं होता। आश्वित जल उदासीन होता है जबकि वर्षा का जल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। H प्लस आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 25 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? तो ये प्रश्न हम लोग पहले ही कर लिए हैं। चलिए एक बार और देखते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल पीतल और तथा तांबा से अभिक्रिया करके बर्तन को नष्ट कर देता है तथा पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी वस्तु उसमें आप खाने पीने की चीजें, जो पदार्थ आप उसमें रखे रहेंगे, भोज्य पदार्थ, वो चीजें उसमें नष्ट होने लगती है, उनके स्वाद जो है बदल जाते हैं, वो चीजें नष्ट होने लगती हैं। चलिए 26 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिए आप लोग। कह रहा है कि कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट यानी जैसे बुदबुदाहट नहीं होता, जैसे आप भोजन बनाते हैं, चावल जब पकाते हैं उसमें बुदबुदाहट आता है, उत्पन्न होती है। तो इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए इसका समीकरण क्या है, Ca प्लस 2HCl से अभिक्रिया करके CaCl2 प्लस H2 बनाता है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न हमारा 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, इसको पहले समझते हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने पर यह क्षय हो जाता है। इसका रोकथाम करने के लिए इसका पीएच के लिए क्या करना चाहिए? इनेमल किसका बना होता है, इसका पीएच मान क्या होता है? लो ये प्रश्न फिर से दोबारा आ गया है। ठीक है, जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा था वही प्रश्न दोबारा, तो ये चीजें एक बार पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि भोजन के बाद मुंह को साफ करने से इससे बचाया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए ठीक है, क्षारकीय मंजन यानी जो दंतमंजन जो होता है, दंतमंजन जो क्षार, जिसमें क्षार उत्पन्न हो, ऐसे दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की, ठीक है, अधिक मात्रा
को उदासीन किया जा सकता है, जिससे के परिणाम स्वरूप दंत के क्षय को रोका जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो भी आप पेस्ट कर रहे होते हैं, जो भी आप दंत मंजन करते हैं, उस मंजन में क्या होता है, अगर क्षार की मात्रा जब अधिक होगी तो क्या करेंगे, अम्ल के प्रभाव को कम करेंगे, निष्क्रिय करेंगे, जिससे आपके दांत और स्ट्रांग होंगे। तो आप जो भी मंजन कर रहे हैं उसमें क्षार की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।